Good morning students, this is chemistry sir, PK sir, welcoming you to the next part of exercise solution. Okay, ये चैप्टर 4 की हम बात कर रहे हैं, उसके एक्सरसाइज जो सॉल्यूशंस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. जो फर्स्ट इसका पार्ट था एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, जो फर्स्ट पार्ट था, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ठीक है, जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके सॉल्यूशंस उससे के अंदर आपको नहीं मालूम है या कुछ लोगों को उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें पता प्रॉब्लम आ रही हो, सो उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. और दिस इज द सेकेंड पार्ट. टुडे वी आर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज सॉल्यूशन विच आर गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की केमिस्ट्री पार्ट और उसका ये चैप्टर 4 का एक्सरसाइज पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द जर्नी. ठीक है, so come to the page number 77 or 78 of your textbook. Okay, when you have problem then always keep open your textbook. Okay, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोलता है. इथेन के अंदर इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ आपको, इथेन C2H6, इसके लिए बोला है उसने. इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और उसके अंदर पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे. सबसे पहला काम कि आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के देखनी है. 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आपको ऐसा कुछ करना है, बाकी 3 हाइड्रोजन है. कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है आपको. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, तो सभी वैलेंसी जो बची हुई है या जो सभी बचे हुए जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड कैन बी फुलफिल्ड, that bond can be satisfied with the help of hydrogen. ठीक है, सभी जगह पे आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया. Now it becomes structure of ethane. अब कितने इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्ड है सारे के सारे ही क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है. तो आप सबको इनको काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 7. दैट इज इक्वल टू 7. 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि ब्यूटेनॉन जो होता है एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है. ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड और ये पूछ रहा है कि उसके अंदर कितना, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा हमें. ब्यूटेनॉन का मतलब ब्यूट और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन. ठीक है, लास्ट में देखिए ब्यूटेनॉन, BUTANONE, ब्यूटेनॉन. नाउ इन द लास्ट ONE इज देयर. ONE हमें इंडिकेशन देता है कि यस ये कीटोनिक ग्रुप है. ठीक है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है. ब्यूट जो होता है वो हमें बताता है कि 4 कार्बन है. AN हमें ये बताता है कि चारों कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है. ठीक है, अब हमें ये डबल बॉन्ड O लगाना है. किस पे लगाना है, तो ध्यान रखिएगा कीटोन में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी कार्बन पर आप लगाइए, लेकिन कार्बन जो है वो टर्मिनल नहीं होना चाहिए. टर्मिनल का मतलब एक तो ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, इन दोनों को छोड़ के आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए. ये हो गया ब्यूटेनॉन. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कीटोन. व्हाट इज दिस कॉल्ड, कीटोन. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कीटोन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल is getting blackened on the outside, it means that. क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखिए क्या पूछ रहा है. एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम खाना पकाते हैं तो जो खाना पकाने का जो बर्तन होता है, कुकिंग वेसल जिसको बोलते हैं, उसका जो बॉटम होता है वो काला हो रहा है. इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण जो है वो ये है कि जो फ्यूल होता है हमारा, फ्यूल उसको हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं. अब जनरली अगर हम LPG की बात करें, या तो आप LPG का यूज़ करोगे या फिर आप CNG का यूज़ करोगे. LPG हो या CNG हो, उनमें दोनों में ही क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपके पास बनना चाहिए CO2 और वाटर और हीट. लेकिन अगर आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस मिल रहा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आप बर्निंग कर रहे हैं वो सफिशिएंटली नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट बर्निंग हो रहा है, इनकम्प्लीट बर्निंग हो रहा है. अब इसका कारण क्या हो सकता है कि वाई दिस इज इनकम्प्लीट बर्निंग,
इट मे बी बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट वाला में 7 वाला कौन सा वाला है? बी वाला है, इसका भी आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर क्या होगा? कीटोन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा आपको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इधर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि CH3Cl के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका नेचर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बना के देखते हैं। ये है आपका C, एक कार्बन है और इस एक कार्बन के ऊपर 3 तो हाइड्रोजन है और एक Cl बॉन्ड है, इसी को हम बोलते हैं CH3Cl। बोल रहा है कि इसकी जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो नेचर है उसको आपको बताना है यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। व्हाट इज इट कॉल्ड? क्लोरोमीथेन। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आपको पता होना चाहिए कि आप दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो ये बन गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ये बन गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ये बन गया, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। ठीक है, और जो आपका कार्बन है उस कार्बन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? कार्बन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन दिस वे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? कार्बन जो होता है उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि कार्बन जो है न तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, सॉरी गेन कर सकता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी कि आप बोल सकते हैं वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट में बनाने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या उसका जो नियर बाई नोबल गैसेज है उसके जैसा बनने के लिए उसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, तब तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा किसके जैसा? नियोन के जैसा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा हो जाएगा। हमने बात की थी जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो कार्बन को शूट नहीं करती है। ठीक है, तो फिर कार्बन के पास क्या ऑप्शन होता है? कार्बन क्या करता है फिर? ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 4, ये 4 अदर एटम्स के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का, तो बना लेता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 4 दैट इज मेड बाय दिस कार्बन। तो ये है कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर। ठीक है, सबका यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का भी कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। नंबर 1 देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के अंदर कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, उसके बाद में एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको बनाना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करना होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके ऊपर, 3 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर ऐसा। अब किसी भी कंपाउंड को आपको देखना है कि उसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किसी भी कंपाउंड को। इसकी बात करें तो 4 इधर बन गया इसका और 4 यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी कार्बन एटम्स और सभी हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, किसी पे भी आप काउंट करके देख लीजिए। इसका डुप्लेट होता है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो इसके पास में यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4
8 हो गया टोटल, इसका भी कंप्लीट हो गया। इसकी बात करें तो इसके पास देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है टोटल, इसके पास भी 8 हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन की बात करें इसका भी कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में पूछा आपको H2S। तो H2S का मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ। H2S में सल्फर है, वो क्या है, इसका सेंट्रल एटम है। सल्फर ने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन के साथ में 2 बॉन्ड बना रखे हैं। सल्फर ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का उसने शेयरिंग किया है। सल्फर की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, तो अभी भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, तो सल्फर का भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं टोटल सल्फर के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड सिंपली बोलते हैं, हाइड्रोजन डाई नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको पूछा है प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्रोपेनॉन। ये हो गया आपका बी, हाँ ये हो गया फिफ्थ का बी। फिफ्थ का सी देखिए, फिफ्थ का सी प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन। प्रोपेनॉन का मतलब होता है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आने का मतलब ये होता है कि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बीच में दिखाने हैं। फिर ये जो है हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे इस वाले एटम के पास, और इस वाले एटम के पास में भी 3 हाइड्रोजन होंगे। इतना कुछ करने के बाद में अब आपको बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट इन कार्बन कार्बन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कार्बन कार्बन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको सभी को चेक करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इसको छोड़ने से पहले, यानी क्वेश्चन को पूरा मान लेने से पहले आपको चेक करना है कि सभी एटम्स का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। देखिए इस कार्बन की बात करें तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन की बात करें 2 इधर 2 इधर 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन की बात करें 2 2 4 तो 6 और 2 8। कार्बन का सभी का कंप्लीट है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का भी बाकी है। ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं, तो बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो भी इनको यहाँ पे शो कर दीजिए। हाइड्रोजन का तो सबका 2-2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सो राइट नाउ दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन। नेक्स्ट आता है इसके बाद में 5D। डी में क्या पूछा आपसे, F2 बोले तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में पूछा है आपसे, तो मैं यहाँ बना देता हूँ F2, 5 का D। 5D में फ्लोरीन की बात कर रहा है, ये है आपका फ्लोरीन एक और एक है दूसरा फ्लोरीन। फ्लोरीन है, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। आपको ये याद रखना है कि उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर किसी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। अगर किसी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ये 2 बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेबरिंग एटम। ये जो फ्लोरीन है एक दूसरे फ्लोरीन के साथ में क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है उनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इनके पास खुद के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा, जब आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो वो आता है ऐसा 2 7। आउटर मोस्ट में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो बाकी बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर ऐसे दिखाएंगे डॉट्स की फॉर्म में, डॉट की फॉर्म में। ये बन गया आपका फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% आप लिख लीजिए इसको। 1 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो क्यों ना हम इसे अभी से तैयार कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। व्हाट इज ए होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। आपको याद होगा किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने होमोलॉगस सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, किसी एक पर्टिकुलर सीरीज में। अब आपको बोल रहा है कि कोई एक एग्जाम्पल भी बताइए। ठीक है, पहले तो होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं। होमोलॉगस सीरीज का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं जिनके अंदर CH2 का डिफरेंस होता है, सक्सेसिव मेंबर्स का मतलब एक के बाद एक, बीच में छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली
वन मेंबर फिर सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ओके, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है आपसे, तो हम तो सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल ही लेंगे। हमें तो देखिए, आप एग्जाम्पल अगर आप सिंपल लोगे तो भी आपको मार्क्स वही मिलेगा। आप एग्जाम्पल अगर डिफिकल्ट वाला लोगे, मान लीजिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लेना है, तो भी मार्क्स तो उतना ही मिलेगा। तो क्यों ना हम सिंपल वाले से काम चला दें। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर CH4, हम बात कर रहे हैं एल्केन की। एल्केन का फर्स्ट मेंबर नाम मीथेन, सेकेंड मेंबर एल्केन का CH3CH3, ये है मीथेन, ये है इथेन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों में CH2 का डिफरेंस है। दोनों में क्या है? CH2 का डिफरेंस है। जब आप मीथेन के अंदर CH2 ऐड कर देंगे तो ये इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? आपका होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल। नेक्स्ट है, जरूर नहीं है आप यही एग्जांपल है, आप कोई और भी ले सकते हैं। इथेन है, इथेन के बाद में क्या आएगा? प्रोपेन आएगा, that is also an example. After propane, that next one is butane. All these are examples of homologous series. Next question is question number 7. Yes, next one, question number 7. Question number 7 में देखिए आपसे पूछा क्या है कि how can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties. Physical properties और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करना है। इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि आपको उन दोनों में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको याद रखना है, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं क्योंकि दोनों ही क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये आपको बताना है दोनों को कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ये क्या हो गया? एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी बात करेंगे हम एसिडिक नेचर की, एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर की। तो ध्यान रखिएगा, जो इथेनॉल होता है वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, यानी कि एसिडिक नेचर शो, मैं बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप विद हेल्प ऑफ गूगल गुरु भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड, दैट इज ए इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड एज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मीनिंग ये होता है कि क्या इथेनॉल जो है वो ब्लू लिटमस के साथ में कोई चेंज करेगा? ब्लू लिटमस पेपर, BLP जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ब्लू लिटमस पेपर के साथ में इथेनॉल का कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रकार का चेंज नहीं। लेकिन आपका जो ये इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड जो होता है, ये क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड कलर में, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया इसका एसिडिक नेचर। हमें ये पूछा है फिजिकल भी बताना है और हमें ये भी बोला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताइए, कोई ऐसा रिएक्शन भी बताइए जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करता हो। ठीक है, तो चलिए एक और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, हम स्मेल की बात कर लेते हैं। स्मेल, इथेनॉल का स्मेल कैसा आता है? अब आप लोगों को तो सबको पता होगा, स्मेल का जो होता है वो फ्रूट लाइक स्मेल होती है। ठीक है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। जब किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर आप बहुत सारे अगर फ्रूट्स को इकट्ठे करके रखते हैं, बहुत सारे टाइप के, वैरायटी के टाइप के फ्रूट्स को इकट्ठे रखते हैं, तो उसमें स्मेल जो होती है वो ऐसी ही होती है, फ्रूट के जैसी। इथेनॉल की स्मेल होती है फ्रूट के जैसी। और नेक्स्ट जो आता है, इसका स्मेल जो होता है वो होता है विनेगर जैसा। इसका स्मेल कैसा होता है? विनेगर जैसा। इथेनोइक एसिड का स्मेल दैट इज लाइक विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भाई, इसका टेस्ट तो आप लोगों को बताना है कि कैसा टेस्ट होता है। तो इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा, मतलब अल्कोहल का टेस्ट कैसा होता है, मैंने भी ये नहीं किया भाई ट्राई अभी तक। चलिए मैं तो सिंपली बीटर लिख देता हूँ जो मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट जो होता है किसका? इसका टेस्ट एसिड है, और एसिड का टेस्ट तो आप लोगों को याद ही है, खट्टे होते हैं टेस्ट में। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, ये तो था फिजिकल। अब नेक्स्ट आता है केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल टेस्ट की बात करें तो हमें एक ही टेस्ट का यूज़ करना है, और वो जो टेस्ट है वो है आपका कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन। ठीक है, एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, रिएक्शन विद कार्बोनेट, रिएक्शन विद
कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट क्या हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा, आपका जो इथाइल एल्कोहल होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, रिएक्शन को मैं शॉर्ट में RXN लिखता हूँ। यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन यस रिएक्शन होता है। अगर आप चाहो तो इसमें यहाँ रिएक्शन भी लिख के बता सकते हो। रिएक्शन लिखने के लिए आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला, दैट इज केमिकल फॉर्मूला CH3COH। इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल आपने कराई Na2CO3 के साथ, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ में कराते हैं देन सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है और साथ में CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो CO2 गैस होती है, इस CO2 गैस की प्रेजेंस को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं केमिकली, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, तो ये आपको याद रखना है। ये टेस्ट किया जाता है किसके साथ, इसको हम मिला देते हैं लाइम वाटर के साथ, यानी कि जब हम इसको लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर जो होता है उसका कलर मिल्की हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लीजिए। ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि माइसिल का फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 8, माइसिल का फॉर्मेशन क्यों होता है जब आप साबुन को वाटर में मिलाते हैं, और क्या ये जो माइसिल जो होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ में भी हो सकता है, जैसे इथेनॉल के साथ। तो माइसिल का फॉर्मेशन क्यों होता है ये तो आपको पता होता है, क्यों, क्योंकि जो डार्ट पार्टिकल्स होते हैं, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो सोडियम सॉल्ट होते हैं या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपका डार्ट होता है, ये जैसे मान लीजिए कोई डार्ट है तो उस डार्ट के चारों तरफ क्या बना लेते हैं, वो ऐसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये तो हो गया इसका टेल एंड, किसी साबुन के मॉलिक्यूल का, किसी सोप के मॉलिक्यूल का टेल एंड, और यहाँ पर होता है आपका सोडियम, यहाँ पर होता है सोडियम। अगर आप बाथिंग सोप यूज़ कर रहे हैं तब तो यहाँ सोडियम होगा, और अगर आप यहाँ पर क्या बोलते हैं जिसको बाथिंग सोप यूज़ कर रहे हैं, ये तो हो गया वॉशिंग सोप के लिए सोडियम, और अगर आप यहाँ पर बाथिंग सोप यूज़ करेंगे तो उस केस में यहाँ पर पोटेशियम लिखना होगा, ठीक है। और ये जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, सोडियम जो आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको ही हम बोलते हैं माइसिल, ठीक है। और ये माइसिल का फॉर्मेशन क्यों होता है, डार्ट की जो नेचर होती है, डार्ट जो है यहाँ पर, ये डार्ट जो है इसकी नेचर होती है फैट की या लिपिड की, फैट या लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और इनकी जो है एफिनिटी वो इस साबुन के मॉलिक्यूल के टेल पार्ट के साथ ज़्यादा होती है, तो ये इसके साथ में क्या बनती है, एक प्रकार की ये स्ट्रक्चर बन जाती है। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सोडियम और यहाँ पर इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। ये इसके साथ ही क्यों आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसको क्या है, पॉजिटिव चार्ज पसंद है, या सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए सभी सोडियम जो आयन्स होते हैं या जितने भी साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके चारों तरफ वाटर उनको क्या कर लेता है, घेर लेता है, सराउंड कर देता है, ठीक है। और उससे क्या होगा, जब हम इसको वॉश करेंगे तो ये सारा का सारा वाटर के साथ बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइसिल या मिसेल, कुछ लोग मिसेल भी बोलते हैं, कुछ लोग माइसिल बोलते हैं, इच्छा आप लोगों की है। चलिए, ऑर्गेनिक बता दिया मैंने आपका, इसका दो पार्ट होते हैं इसके, ये तो है इसका टेल पार्ट और ये है इसका हेड पार्ट, ठीक है। आपको ऐसा ही डायग्राम बना के एग्जाम में भी आना होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हेड पार्ट बताना होगा, टेल पार्ट बताना होगा, ठीक है। जो ऑर्गेनिक टेल होती है वो मिक्स करती है किसके साथ में, डार्ट के साथ में, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक टेल और डार्ट दोनों का केमिकल बिहेवियर, केमिकल नेचर सेम होता है इसलिए। और जो आपका आयनिक पार्ट होता है या आयनिक जो हेड वाला पार्ट होता है वो किस में मिक्स करता है, वाटर के साथ में मिक्स करता है, ठीक है। जिसको क्या करते हैं हम वाटर के साथ में हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोप होती है वो जो
ऐसी स्ट्रक्चर जो बनाती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसील, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज हेड होता है, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे वाटर की जगह पे अगर हम इथेनॉल का यूज़ करें तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखिए आप, CH3CH2OH, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ओके। और इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जो मैंने 2 डॉट्स बनाए हैं इनको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप हायर क्लासेस में बात करेंगे इनके बारे में, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये काम ये भी कर सकता है, यानी कि इन प्लेस ऑफ वाटर इथेनॉल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। और ये बोला जाता है ड्राई क्लीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। एक ऐसा क्लीनिंग जिसके अंदर वाटर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस? क्या कारण है कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके यूज़ को हम फ्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं जब उनको आप ऑक्सीजन के अंदर बर्निंग करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उनका बर्निंग होता है तो वो क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट का प्रोडक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो दे रिलीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, एंड दैट इज वाई दीज कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि स्कम का फॉर्मेशन कैसे होता है जब सॉप को आप हार्ड वाटर के साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। स्कम क्या होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको स्कम। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाटर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सॉफ्ट वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर ज़्यादा लेदर या फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और एक होता है आपका हार्ड वाटर। एक क्या होता है, हार्ड वाटर जो होता है उसके साथ में क्या होता है, स्कम का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्कम क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर आपका जो सॉप होगा उस सॉप की जो रिएक्शन होती है, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट, ठीक है। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ये जब सॉप के साथ में रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं ये जब हार्ड वाटर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और ये जब सॉप के साथ में इनका रिएक्शन होता है तो ये एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट में। इस इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट को, जो कि वाइट कलर का होता है, कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, इसी को हम बोलते हैं स्कम। दिस इज कॉल्ड स्कम, ठीक है। तो ऐसे स्कम का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। इतना आप लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सॉप विद लिटमस पेपर। आपके पास 2 लिटमस पेपर है, आपके पास में 2 लिटमस पेपर है। फर्स्ट हमने यूज़ किया ब्लू लिटमस पेपर सॉप के सॉल्यूशन के साथ, सॉप का एक हमने सॉल्यूशन बनाया, वाटर में डिजोल्व कर दिया एक्चुअली सॉप को, और उसको हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ में कुछ कराते हैं, रिएक्शन देखते हैं क्या चेंज होता है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, नथिंग, देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, बट व्हेन यू अलाउ द सॉप सॉल्यूशन टू रिएक्ट विद रेड लिटमस पेपर, तो क्या होगा, आपको ये जो रेड वाला कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सॉप का सॉल्यूशन है वो सॉप का सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक नेचर में होता है। तो आपने क्या चेंज देखा, आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में अपना जो कलर है वो चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 12।
पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन के बारे में डेफिनेशन बताने के लिए बोल रहा है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन, देखिए रिडक्शन का ही एक और नाम होता है हाइड्रोजिनेशन, और इसका मीनिंग ये होता है एडिशन, ADDITION, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन कि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन का जब ऐड होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इसका इंडस्ट्री में क्या यूज़ हो सकता है या कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा एक हमने बनाया था एल्कीन का रिएक्शन ऐसा कुछ करके, और इसकी रिएक्शन हम जब हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं और ये प्रेजेंस में होती है निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम, तो उस कंडीशन में ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है और यहाँ पर ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ये कोई भी हो सकता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, ये क्या बन जाता है आपका डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो है, अब वो क्या बन जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ होता है, उन वेजिटेबल ऑयल्स को क्या बनाते हैं हम, वेजिटेबल घी बनाते हैं, वेजिटेबल घी। और इसी का एक फेमस एग्जांपल है डालडा। अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो तो वेजिटेबल जो घी होते हैं उसी का एक नाम है, एक फेमस ब्रांड है डालडा, ठीक है। नाम क्या है इसका, डालडा, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, बट ये आपको जरूर याद रखना है कि वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ए कैटलिस्ट। दिस कैटलिस्ट इज निकेल, दिस इज पैलेडियम और प्लेटिनम। इनमें से कोई भी एक यूज़ किया जा सकता है। जनरली इसका यूज़ किया जाता है, पैलेडियम और प्लेटिनम महंगे होते हैं इसलिए ये सस्ता होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर वेजिटेबल घी बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको बोल दे कि एडिशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि आप लोगों को क्लास 10th की बात करनी है और एडिशन रिएक्शन जो होता है वो कौन शो करेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑलवेज शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको याद बाद में रखना है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स से, उन एग्जाम्पल्स में से आपको बताना है कि कौन सा शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो अब पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से अनसैचुरेटेड हैं और कौन कौन से सैचुरेटेड हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आपको वो है C3 कार्बन जो है उसमें, सॉरी C2, 2 कार्बन है यहाँ पर, इसमें 2 कार्बन है, C2H6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो है आपको मैच करना पड़ेगा इसका एल्केन के साथ में। अगर क्या ये एल्केन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये एल्केन है, ठीक है। नेक्स्ट है C3H8, ये भी क्या है, एल्केन है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केन। नेक्स्ट जो है आपको इसके अंदर गिवन जो है वो है आपका C3H6, ये क्या है आपका, एक एल्कीन है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, ओके। और इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है C2H2, ये है आपका C2H2, ये है आपका एल्काइन। और सबसे लास्ट में जो आपको गिवन है वो है CH4 जो है वो क्या है, ये भी एल्केन है, ठीक है। तो इनमें से जो एल्कीन और एल्काइन है, वो शो करेंगे, एल्केन ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो एल्केन वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल शो नहीं करेगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल शो नहीं करेगा। एल्कीन का ये करेगा और ये भी एग्जांपल शो नहीं करेगा। क्या शो नहीं करेगा, एडिशन रिएक्शन।
क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन चीज एंड क्या क्वेश्चन है, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। हाँ, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में और बटर में जो टेस्ट है उसको आप कैसे हम टेस्ट की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि बटर में क्या होता है और वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है। बटर है और एक तरफ है आपका वेजिटेबल ऑयल। ध्यान रखिएगा, बटर जो है वो क्या है, एनिमल फैट है। वेजिटेबल ऑयल क्या है, ये प्लांट्स का प्रोडक्शन है, प्लांट्स का कोई प्रोडक्ट है। वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, वो सब के सब क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं वो, अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, और बटर यानी कि एनिमल फैट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को मैंने बताया भी था उस समय कि सैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो हमारे लिए हेल्दी हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन आपको क्या करानी है, बटर की रिएक्शन आपको करानी है ब्रोमाइन वाटर के साथ। इसको हम बोलते हैं Br2 वाटर, ब्रोमाइन वाटर। और जो ब्रोमीन वाटर या ब्रोमाइन वाटर जो होता है, इसका कलर होता है रेड ब्राउन। कैसा होता है इसका कलर, रेड ब्राउन। इसकी भी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, रेड ब्राउनिश कलर का जो है हमारा ब्रोमाइन वाटर, उसके साथ में। ब्रोमाइन वाटर क्या होता है, सिंपली ब्रोमाइन जो होता है उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड का केस होता है, उस केस के अंदर क्या होता है, ये रिएक्शन कर लेता है। ओके, और इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ में कराते हो तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, उसकी जगह आप Br2 लिख दो बस। सेम यही रिएक्शन होगा, यहाँ पर Br हो जाएगा, यहाँ पर Br हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको डीकलराइजेशन भी बोलते हैं। इसको डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमाइन वाटर, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमाइन वाटर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि डीकलराइजेशन का मतलब कलर का गायब हो जाना। वाइट कलर यानी कि ये पहले यहाँ पे कौन सा कलर था, रेड या ब्राउन कलर था, और जब आपकी इसके साथ में रिएक्शन होती है वेजिटेबल ऑयल के साथ में, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये कलर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव टेस्ट, और ये इसके साथ में कोई रिएक्शन ही नहीं करता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए यहीं पे रेडिश ब्राउन ही कलर रहेगा। तो इसकी हेल्प से हम ऐसा चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है, आपका डिटेल वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी आपको एक्सप्लेनेशन का कोई पूछे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन अगर 2 to 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का अगर हो, तो उसमें आपको डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, जो सॉप होते हैं, जो साबुन होते हैं, उनका जो क्लीनिंग का जो मैकेनिज्म होता है, एक्शन होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। सेम मैकेनिज्म अभी मैंने एक डायग्राम बना के बताया था आपको माइसिल का, जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है। तो ये माइसिल का फॉर्मेशन करते हुए आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है, इसमें एक्सप्लेन करना है सोप क्या होते हैं। सोप के अंदर जो सोप का एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसका ऑर्गेनिक जो टेल वाला पार्ट होता है वो होता है उसका हाइड्रोफोबिक, और उसका जो ऑर्गेनिक उसका जो आयनिक हेड वाला पार्ट जिसमें सोडियम मैंने लिखा था वो है इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें बीच में एक येलो कलर का कोई आप एक अलग से इंडिकेशन दिखा दीजिए डर्ट के लिए। ठीक है, और फिर उसके चारों तरफ आपको टेल वाले ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना के बताना है, और दैट इज रिप्रेजेंटिंग हियर द
माइसिल, ओके, आपको माइसिल का फॉर्मेशन बनाने के बताना है, ठीक है। तो ये था इस आंसर का एक्सप्लेनेशन। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने के 99.9% चांस हैं। बाकी 1.00001 जो है वो कहाँ गया, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एग्जामिनर का मूड अगर अच्छा है और एग्जामिनर का मूड अगर ख़राब है तो उस कंडीशन में आपको मार्किंग में भी डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ये बातें हम बाद में करेंगे, कब, जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, उससे पहले हम कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड दैट इज फॉर नेक्स्ट what you call that exercise solution of chapter 5. Okay, so this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.